हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नितेश में। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का MCQ पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। 25 क्वेश्चन इसमें जो रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं। आज 25 क्वेश्चन उसका मैं बताने जा रहा हूँ आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका आंसर है 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब 72 में 31 जो सबसे ज़्यादा थे वो बॉम्बे से थे, 21 मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से तथा 7 उत्तर प्रदेश एवं अवध से और 3 सदस्य जो है वो पंजाब से सम्मिलित हुए थे। अब आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा, जो इसके संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे। इसमें ये पूछा गया है जो वह असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक मतलब एओ ह्यूम मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। 1885 में दादा भाई नेरोजी के सुझाव के बाद इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया था। अब आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27 अधिवेशन हुआ था, 28 नंबर क्वेश्चन, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का 27वां जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो है ये बांकीपुर बिहार में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.A. माधोलकर ने की। इसकी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। इसी अधिवेशन में 1912 में जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उन्हें क्या कहा गया था? कांग्रेस का पिता, फादर ऑफ कांग्रेस। दोस्तों आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो ये आपको पता ही होगा, काफ़ी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। दादा भाई नेरोजी ने लिखा था। दादा भाई नेरोजी ने ये लिखा था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है दादा भाई नेरोजी हैं। अब आइए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। इसमें है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद ने कहा था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद ने कहा था। सर सैयद अहमद ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां ने यह संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा मतलब यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खां ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह आंदोलन सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो आपको ये समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, इसके शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। यह किसने कहा था? यह जो है लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था
वर्ष 1900 में करजन ने यह स्टेटमेंट दिया था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी। समझे, ये दिया था जो शांति प्रिय निधन होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, जो बहुत नरमपंथी जो नेता थे वो अधिकतर कहाँ किस एरिया के थे? तो इसमें है ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से और पंजाब से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से। शहरी क्षेत्रों से थे। तो उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में अंग्रेज पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यकार व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु इनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और इन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद जरूर रखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 क्वेश्चन नंबर ये बता रहा है कि रजनी पाम दत्त ने कहा, किसने कहा? रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो ऑब्वियसली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थे जिनके बारे में ऐसा बोला जा सकता था। तो रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया था। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप इन्हें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, जो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था, वो क्या था? आया था, कब आया था? तो ये आया था 1906 के बाद। कब आया था? 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद ये आया था, जो प्रभावाधीन में आया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर बनाया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब आते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का जो नरम दल का नेता था उसका आंदोलन का पद्धति क्या था? तो आंदोलनों की पद्धति जो थी उसकी राजा वामबद्ध आंदोलन। राजा वामबद्ध आंदोलन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन उसका था पद्धति, जो उसका पद्धति था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने जो तिरंगा फहराई थी वो कहाँ पे फहराई थी फर्स्ट बार?
तो ये आपको याद रखना होगा। स्टुटगार्ड जो है, स्टुटगार्ड जर्मनी में है, वहाँ पे इन्होंने पहली बार झंडा फहराई थी, तिरंगा झंडा फहराई थी। तो ये ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जो स्वराज प्रस्ताव जो पारित किया था उसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना, ये उनका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन जो है वह सुनिश्चित करना उनका ये उद्देश्य था। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इन्हें याद रखेंगे। ये है जो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की क्रिया शुरू हुई थी। 20वीं सदी के प्रारंभिक में जो है कांग्रेस में विभाजन की क्रिया जो है शुरू हो गई थी। तो इसका जो कारण क्या था? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, या उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी जो क्वेश्चन है उपयुक्त सभी, ये आंसर सही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जो कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों C.R. दास ने, C. राजगोपालचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ साहा ने। तो इसकी जो है की जो थी वो C. राजगोपालचारी ने किया था घोषणा। जो स्वराज आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा C. राजगोपालचारिया ने किया था। तो दोस्तों आप इन्हें याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन जो था 1920 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 1920 में स्टार्ट किया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी हो जाता है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन जो है ये मतलब असहयोग आंदोलन में जो है ये सक्रिय थे। तो ये जो है छपरा, जो कि बिहार में है, तो छपरा में सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन 1893 से लेकर के 63 ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में यह छपरा DCC के अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बाबा रामोदर दास जो भी नाम दे सकता है, जो कि राहुल सांकृत्यायन का नाम था, तो ये कहाँ पे सक्रिय थे? छपरा में। अब आते हैं किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, है ना? अब क्या बताई? अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, जो ये मेरा हिमालय की तरह बहुत ही बड़ी भूल थी, यह घटना बताई थी दोस्तों। चौरा चौरी जो कांड हुआ था यूपी में, चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसके बारे में। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। चौरी चौरा जो कांड था, तो ये उत्तर प्रदेश में जो है गोरखपुर में एक कस्बा है, जहाँ पे 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिस कर्मचारी जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटनाओं की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमालय जैसी भूल की संज्ञा कौन सी घटना को बताई थी? तो चौरी चौरा घटना को।
वह कौन सा कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों की। तो सबसे लंबे टाइम तक अबुल कलाम आज़ाद जी से थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों की वार्ताएं की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है ये आपको सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया था। कहाँ पे? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें है, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जब सत्ता हस्तांतरित किया जा रहा था तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, JB कृपलानी जी थे। अब देखिए यहाँ भी 1947 है। अब नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में भी आप ये चीज़ को बहुत ही गौर से देखिएगा। दोनों क्वेश्चन लगेगा आपको सेम है और इसमें अध्यक्ष अलग अलग रहते हैं, लेकिन सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जब यहाँ पे दिल्ली अधिवेशन आ जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लेकिन अगर सिर्फ पूछ दिया जाए अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी जी थे। और यहाँ पे दिल्ली अधिवेशन पूछ दिया जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, जो कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली जी ने सर्वाधिक योगदान दिया था। अरुणा आसफ अली जी ने, जो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा यही योगदान दी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किस एक में सर्वप्रथम वो भाग लिए थे? तो दोस्तों, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि उनको ये लगता है कि गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे तभी वो कांग्रेस में पार्टिसिपेट किए होंगे, बट ऐसा नहीं था। वो उनसे जब ब्रिटेन से लौटे थे तो उस समय पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो कोलकाता अधिवेशन 1901 में गांधी जी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आप इन्हें बिल्कुल ही रट लीजिएगा, याद रखना है आपको। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? ये फेमस हैं, जो कि उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो मेंबर रहे लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। वो कौन थे? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। कब की थी? नागपुर अधिवेशन में की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नागपुर अधिवेशन में। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसे आप ज़रूर बार बार देखें, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बिहार SI मेंस का जो पेपर है उसमें आपको ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे, जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? आप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए और बताइए कमेंट करके जो आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।